हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई नाजिया साबरी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की कर रहे हो, स्टेनोग्राफर की कर रहे हो, या सीएचएसएल या कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम जीडी किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम करेंगे 400 प्लस क्वेश्चन और उसके साथ उसका पूरा डिटेल में उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो बिना रुके बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और अभी हम देखेंगे प्राचीन इतिहास, और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल, उसका पहला क्वेश्चन है भीमबेटकापुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटकापुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, तो आप इसमें देखिए एक क्वेश्चन से हमें कितने सारे क्वेश्चन और तैयार होते हैं। इसमें से ये हमसे पूछा गया कि ये भीमबेटका है, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। कब की थी? 1957 से 58 में। इसे यूनेस्को में जोड़ा गया 2003 में। ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए? बहुत सारे, 3-4। ठीक है, आगे चलते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा आपका ये आज, क्योंकि आपको पूरे 400 क्वेश्चन करने हैं अभी, और एक क्वेश्चन में हमारा 2 मिनट चला गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया किस काल में? नवपाषाण काल में। ये आप देख सकते हो, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, इन दोनों में ये पूछा गया, 2023 का क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, और मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिला। नवपाषाण स्थल जो मेहरगढ़ है वो कौन सा स्थल है? नवपाषाण काल का स्थल है। और मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतह पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? मेहगढ़ा जो है ये मिट्टी की सतह पर खुर के निशान मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण देता है। और ये है कहाँ पर स्थित? मेहगढ़ा जो है ये नवपाषाण काल का पूरा स्थल है, और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे बोलन नदी है, वहीं में बोलन नदी घाटी के तट पर स्थित है मेहगढ़ा। ठीक है, इसकी खोज 1975 से 76 में हुई। यहाँ से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला, और इसके अतिरिक्त वहाँ पर गोलाकार झोपड़ियाँ, चावल, मवेशियों के खुर के निशान, बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने का प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिस थे। जो प्रारंभिक मनुष्य थे उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो माइक्रोलिथिस थे वो क्या थे? तो प्रयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिस पत्थर के औजार थे। ठीक है, यह आपका एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। माइक्रोलिथिस पत्थर के औजार होते हैं। माइक्रोलिथिस क्या होते हैं? माइक्रोलिथिस पत्थर के औजार होते हैं। इनका संबंध मध्यपाषाण काल से है, तथा इन औजारों का निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्ट्ज़ाइट, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता है। इनकी लंबाई होती है 1 से 5 इंच।
ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे अर्धचंद्र, समलंब और त्रिभुज आदि में पाए जाते हैं। अगला नोट में क्या दिया गया हमें, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर, जो भीलवाड़ा जिले है वहां पर कोठारी नदी भी है, ठीक है। भीलवाड़ा जिले में कौन सी नदी है, कोठारी नदी, और कोठारी नदी के तट पर स्थित है बागोर, और यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसी काल से शवों को दफनाने की प्रथा शुरू की गई। क्वेश्चन हमारा आ सकता है पेपर में कि शवों को दफनाने की जो प्रथा है वो कब शुरू की गई, तो मध्य पाषाणिक काल से शुरू की गई, और सबसे बड़ा जो मध्य पाषाणिक स्थल है वो बागोर है, ठीक है। बागोर है कहाँ पर स्थित, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल है। हुनासागी, हुनासागी जो है ये पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल है। हुनासागी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। हुनासागी जो है ये स्थित कहाँ पर है, ये स्थित है कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है ये। हुनासागी के पुरापाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्जाइट, डोलोराइट, जर्ट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में, चिरांद सारण बिहार में, और ये सब नवपाषाण कालीन स्थल हैं। सेल्ट एक नवपाषाणिक है, क्या है, एक उपकरण है, ठीक है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन उपकरण है। पुरापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिन्हें सेल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि पत्थर के औजारों को पेंट करके उपयोग कब किया गया, नवपाषाण काल में, ठीक है, और उनको क्या कहते थे, उसको कहते थे सेल्ट। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, पहले युग को कहते हैं पुरापाषाण काल। यह आपका एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम इसका एनालिसिस देखें। पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। जो पुरापाषाण काल है ये क्या है, पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वो समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया था। यह काल 25 लाख साल पूर्व से 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ, और जब मानव ने पशुपालन शुरू किया था, उसके बाद जब मध्य पाषाण काल शुरू हुआ तब मानव ने पशुपालना शुरू कर दिया। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पल्लवरम, वदमदुरै, अतिरमपक्कम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिन्हावल में मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गृत आवासों के प्रमाण मिले हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गृत आवासों के प्रमाण मिले हैं, वो है बुर्ज होम। बुर्ज होम पर हमें गृत आवासों के प्रमाण मिले हैं। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुर्ज होम क्या है, बुर्ज होम जो है एक नवपाषाण युग का पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य का ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से हमें प्राचीन भूमिगत गृत आवास मिले हैं, और बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफना दिया जाता था। बुर्ज होम में क्या होता था, जब कोई भी मालिक मर जाता था तो उसके पालतू कुत्ते को उसके लाश के साथ ही, उसके शव के साथ ही दफना दिया जाता था। कहाँ पर, बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ से हमें कुछ भूमिगत गृत आवासों के प्रमाण भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखें।
मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? जो मेहरगढ़ है ये नवपाषाण काल की बस्ती है, ये पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन पाकिस्तान के किस प्रांत में? तो ये बलूचिस्तान में स्थित है। ये आपका एसएससी सीपीयू एसआई में पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है। मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। ये जो मेहरगढ़ है ये किस नदी के किनारे स्थित है? बोलन नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एसएससी में क्या क्वेश्चन आ जाएगा किसी को कुछ नहीं पता होता, कहाँ से वो क्या पूछने वाले हैं कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आगे का सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन से ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, हर तरह से क्वेश्चन बना के हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। प्राचीनतम जो कृषि है और पशुपालन है इससे संबंधित हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, आपका एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? इनाम गांव एक ये पुरातात्विक स्थल है और ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पुरातात्विक स्थल है एक हमारा इनाम गांव जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और ये भीमा नदी की सहायक नदी, भीमा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घोड़। घोड़ किस नदी की सहायक नदी है? भीमा नदी की। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भीमा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घोड़ नदी है और के तट पर स्थित है। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि जो इनाम गांव है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये घोड़ नदी के तट पर स्थित है। और ये से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भीमा नदी की सहायक नदी पर स्थित है और उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है घोड़ नदी। ठीक है, यह ताम्रपाषाणिक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। मतलब प्रमुख जो उनका पेशा था वो कृषि था और जानवरों को पालते थे दूध और मांस के लिए। पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? ये जो कोल्डी हवा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित हमारा उत्तर प्रदेश में। ये भी आपका एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल में सबसे पहले खाद्यान्नों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी तथा मनुष्य ने जौ, गेहूं की अन्य किस्मों को इस समय में उपजाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़, कोल्डी हवा और मेहरगढ़ दो नवपाषाण कालीन बस्तियां थीं जहां से चावल गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। चावल गेहूं के स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिले हैं? कोल्डी हवा और मेहरगढ़। मेहरगढ़ है बलूचिस्तान पाकिस्तान में और कोल्डी हवा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोल्डी हवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित कोल्डी हवा एक मात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरा स्थल है जहां से 6000 ईसा पूर्व में धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। जो कोल्डी हवा है वहां पे धान की खेती किए जाने का प्रमाण कितना पुराना प्रमाण मिला है? 6000 साल पुराना, 6000 ईसा पूर्व। कितना पहले से मिल गया था? जहाँ से 6000, मतलब उससे ये बताया गया कि 6000 ईसा पूर्व भी वहाँ पे धान की खेती की जाती थी, इसका प्रमाण मिला है। नवीनतम खोज के लिए जिले के लहुरा देव से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है जिस स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? हथनोरा, हथनोरा में पाई गई है मानव की खोपड़ी। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। जो क्या है? पुरातात्विक आधारों पर, साक्ष्यों पर आधारित है।
मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है हथनोरा। जो हथनोरा है क्या, एक गांव है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। हमसे पहले पूछा गया कि जो होमो इरेक्टस है, मानव की खोपड़ी, वो कहाँ पाई गई, तो वो हथनोरा में पाई गई। अब क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि हथनोरा किस राज्य में स्थित है। हथनोरा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले के हथनोरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल प्राप्त हुए। और ये कपाल किसने ढूंढे हैं, किसने प्राप्त किया इनको, डॉक्टर अरुण सोंकिया ने। हथनोरा में जो मानव इरेक्टस मिली उसको किसने खोजा, डॉक्टर अरुण सोंकिया ने। और कब, 5 दिसंबर 1982 में। 70 साल पुरानी है ये, ठीक है, 70,000 वर्ष पुराना, 70,000 वर्ष पुरानी है। और इसको किसने खोजा, 5 दिसंबर 1982 को, अरुण सोंकिया ने। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। जम्मू कश्मीर में जो बुर्जहोम है ये पुरातात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुर्जहोम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा। बुर्जहोम में जंगली कुत्तों और 12 सिंह के सींग का हमें अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था। जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। यह आपका एसएससी सीजीएल में आया क्वेश्चन है। क्या है, जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था। जॉर्वे कल्चर क्या था, एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। जॉर्वे कल्चर क्या है, जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है और ये हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब इसका हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। जॉर्वे संस्कृत ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। जॉर्वे जो संस्कृति है ये किस काल की है, ये ताम्रपाषाण कालीन है। ठीक है, और इसको किसने खोजा, इसको M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। कौन सी संस्कृत, जॉर्वे कल्चर। जॉर्वे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी परबरा के तट पर स्थित है। ये जो जॉर्वे है ये कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जो गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदी परबरा के तट पर स्थित है। एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ पर जॉर्वे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। जॉर्वे संस्कृति प्रमुख रूप से पश्चिम महाराष्ट्र में विकसित हुई। जॉर्वे संस्कृति के प्रमुख स्थल चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, जॉर्वे, नासिक और दायमाबाद है। क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि जॉर्वे संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा उसमें, तो वही हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, जॉर्वे, नासिक और दायमाबाद। ठीक है, जॉर्वे संस्कृति का समय काल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कौन कौन से स्थल हैं संस्कृति से जुड़े हुए जॉर्वे संस्कृति से, चांदौली, दायमाबाद, सोनगांव, इनामगांव, नासिक, जॉर्वे। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। बुर्जहोम, ये आपका एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पुरातात्विक स्थल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित था और इसकी खोज कब हुई, 1935 में खोज हुई। कब खोज हुई बुर्जहोम की, 1935 में, और डी टेरा और पीटरसन ने इसकी खोज की थी। यहाँ से गृहआवास और एक कब्र में मालिक के साथ पालतू कुत्ते
दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त छिद्र युक्त सूर्य हड्डी का तिराग्र, छिद्र युक्त हार्वेस्टर, गेहूं जौ और विभिन्न प्रकार के मृद भांड, पत्थर, हड्डी के औजार मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है सिंधु घाटी सभ्यता। यह आपका एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? तो कौन सा है? लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल है लोथल, और लोथल स्थित है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर। कहाँ स्थित है ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है हमें? यहाँ से वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका और चावल के दाने आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? एक तो लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन, जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थान था। चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। चनहुदड़ो कहाँ पर स्थित है? चनहुदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है चनहुदड़ो। धोलावीरा गुजरात में कच्छ जिले में और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। 1948 में अर्नेस्ट मेके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था, पकी ईंटों से बनाया गया था। यह आपका सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। ये भी 2023 के एग्जाम में पूछा गया। सन 1948 में अर्नेस्ट मेके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पकी ईंटों से बनाया गया था। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य है वो मिला है हमें कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? हमने पीछे पढ़ा था, कालीबंगा गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इस टाइप हो गई, कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, अर्नेस्ट मेके ने 1948 में ये बताया था कि जो लोथल है वहाँ पे जल निकासी व्यवस्था के लिए जो नालियाँ बनी है वो पकी ईंटों से बनी है, पक्की ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। धोलावीरा गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये है कालीबंगा, ये राजस्थान में। लोथल गुजरात में है। ठीक है, अब इसका हम एनालिसिस देखेंगे। ये राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन ये भी आता है पेपर में कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। मोहनजोदड़ो क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं उनमें से एक है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? ये आपका एसएससी MTS का क्वेश्चन है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में और इसकी खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई और इसकी खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालयों, विशाल अन्नागार और स्नानागार एवं स्मारक भवनों के साथ परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कों तथा विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सोर्तघई। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल सोर्तघई और मुंडीगाफ। सोर्तघई और मुंडीगाफ ये दोनों कहाँ स्थित है? ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल एक हो गया सोर्तघई और मुंडीगाफ, ये दोनों अफगानिस्तान में स्थित है। सोर्तघई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन हमारा बनेगा कि सोर्तघई जो है ये अफगानिस्तान में किस नदी के संगम क्षेत्र पर स्थित है? सोर्तघई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम क्षेत्र पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? प्राकृतिक चारकोल। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में प्रांत में आता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित बृहद स्नानागार है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 11.89 मीटर और पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण 11.89 और पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 7 मीटर तथा इसकी गहराई 2.4 मीटर। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पकी हुई पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनाई गई थी और इसमें जल भरने तथा निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था थी। इसको प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था हिंदौस। क्या कहते थे ईरानी इसको? जो सिंधु नदी है इसको ईरानी लोग क्या कहते थे? ईरानी लोग सिंधु नदी को कहते थे हिंदौस। क्या कहते थे उसको? हिंदौस बोलते थे। ठीक है। अब इसका हम एनालिसिस देखेंगे डिटेल में, इसका सॉल्यूशन। आपका ये एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चैमयुंगडंग ग्लेशियर से निकलकर, क्या है क्वेश्चन? फिर से देखो। सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकट, जो सिंधु नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, जो मानसरोवर झील है तिब्बत की उसके निकट एक ग्लेशियर स्थित जिसका नाम है चैमयुंगडंग ग्लेशियर, उससे निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों लेह और कारगिल में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के निकट। ठीक है। और उसके बाद जो वहां पर तिब्बत का मानसरोवर के पास में ही एक ग्लेशियर स्थित है जिसको कहते हैं चैमयुंगडंग ग्लेशियर, वहां से निकलती है और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जाकर उसके 2 जिलों कौन कौन से? लेह और कारगिल, उसमें प्रवेश करती है। झेलम, चिनाब, राबी, सतलुज, ब्यास, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की कितनी नदियां सहायक हैं? 5 नदियां। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंधु नाम से वर्णित है, लेकिन 2500 साल पहले ईरानी लोग इसको हिंदू, हिंदौस, इंडस ये सब कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है 2021 का। देमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देमाबाद नामक जो प्रागैतिहासिक स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? देमाबाद स्थित है महाराष्ट्र में। देमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी पुरबरा के बाएं तट पर स्थित है। देमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक नदी है गोदावरी और उसके सहायक नदी पुरबरा के तट पर स्थित है। कौन?
देमाबाद। देमाबाद की खोज किसने की थी? पीवी बोपड़दिकर ने। पीवी बोपड़दिकर ने खोज की थी देमाबाद की, जो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र की में जो नदी है गोदावरी, इसकी सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित नहीं है? सोर्तगोई, ये अफगानिस्तान में स्थित है, और ये कोटदीजी, चनहुदड़ो और बालकोट, ये सब पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2350 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। ध्यातव्य है कि कोटदीजी, बालकोट, चनहुदड़ो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सोर्तगई अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आपका SSC MTS 2021 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कौन सा शहर है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातत्वविद जगपत जोशी द्वारा की गई थी। धोलावीरा की खोज किसने की थी? जगपत जोशी ने की थी 1968 में। 1968 में जगपत जोशी ने धोलावीरा की खोज की थी। कब की थी? 1968 में। किसने? धोलावीरा ने। और किसकी खोज की थी? धोलावीरा की खोज की थी जगपत जोशी ने। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। धोलावीरा की खोज जगपत जोशी ने 1982 में नहीं, 1968 में की थी। ठीक है, और यह स्थल 3 भागों में विभक्त होने के साथ अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। ये जो धोलावीरा है, ये 40वां यूनेस्को साइट है, 40वां। ठीक है, और इसकी खोज 1968 में हुई। किसने की? जगपत जोशी ने की। और बस इतना काफी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट बस। उसके बाद हम कल की क्लास लाइव करेंगे। ठीक है, और उसमें हम अपने सारे बचे हुए क्वेश्चन को देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली है? तांबा। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो अरावली पहाड़ी है, उनमें बसा है एक खेतड़ी। ठीक है, उसमें ये बहुत सालों से क्या कर रहा है? हजारों सालों से तांबा उत्खनन का केंद्र है। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व में जब ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई, तब भी यहाँ से तांबा प्राप्त होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी, सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। लोहे की खोज कब हुई, ये हम आगे पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिला? जो टेराकोटा हल मॉडल है, ये मिला है बनवाली से। बनवाली हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। बनवाली जो है, बनवाली हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली कहाँ पर स्थित है? बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और ये रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन वर्ष है 1973 से 74, और RS विष्ट द्वारा इसको करवाया गया था। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले की वीडियो में
हम लोगों ने पूरे 30 क्वेश्चन देख लिए थे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? जो हड़प्पाकालीन स्थल है रंगपुर जो है, ये किस काल का स्थल है? ये हड़प्पाकालीन स्थल है और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के गुजरात में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर स्थित है गुजरात में और ये किस काल का है? हड़प्पा काल का। ठीक है, अब हम इसका एक्स्ट्रा इसमें जो जानने वाली बातें हैं वो देखेंगे। रंगपुर गुजरात राज्य में भादर नदी, ये जो रंगपुर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भादर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खुदाई, जो रंगपुर स्थल है इसकी खुदाई किस वर्ष हुई थी? इसकी खुदाई हुई थी 1953 से 54 में। किसने करवाई थी? ए रंगनाथ ने करवाई थी और हमें लग रहा है इनके नाम पर ही इसका नाम भी रख दिया गया था, रंगपुर। ठीक है, क्या है? ए रंगनाथ राव द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। कब? 1953 से 54 में। और ये रंगपुर कहाँ पर स्थित है? ये भादर नदी के समीप स्थित है, उसके भादर नदी के और गुजरात में। अगला पॉइंट क्या है? यहाँ पर पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृद भांड, भाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृद भांड, बाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं जो यहाँ से मिले हैं। और यहाँ धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं, जिससे क्या पता चलता है कि वहाँ पर धान की खेती भी होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे, वो घरों में कमरे जो थे वो आमतौर पर एक किसके रूप में बने होते थे? एक आंगन के, आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे तथा इसके आरंभिक स्थलों से या अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसके जो आरंभिक स्थल हैं उसमें से स्थलों में से अधिकांश जो है वो कहाँ स्थित है? वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी। ठीक है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। यह क्या करता है? यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार, जो स्नानागार होता है वो एक ही होता था। ठीक है, घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। किसकी बात हो रही है? सिंधु घाटी सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी? तो अग्निवेदियां पाई गई थी लोथल में। कहाँ पर पाई गई थी? लोथल में। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल, कालीबंगा से अग्निवेदियां प्राप्त हुई थी। जो हड़प्पाकालीन स्थल है लोथल और कालीबंगा, यहाँ से हमें अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। इन अग्निवेदिकाओं का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता होगा। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर। यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ में अहमदाबाद जो भोगवा नदी के किनारे स्थित लोथल है, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हमें गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा पेपर में बनेगा कि लघु मोहनजोदड़ो और लघु हड़प्पा
किसे कहा जाता है? लोथल को। लोथल की खोज किसने की? SR राव द्वारा की गई। कब की गई? 1954 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? SR राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो मेसोपोटामिया के लोग थे टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के, वो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? वो कहते थे उसको, एक सेकेंड, क्या कहते थे उसको? मेलुहा कहते थे। ठीक है, मेलुहा। इधर आ जाओ। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसका विकास टिग्रिस यूफ्रेट्स दजला फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास है वो कहाँ पर हुआ था? इसका विकास टिग्रिस यूफ्रेट्स नदियों के किनारे, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां हैं इनके किनारे हुआ था, जो वर्तमान में इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। मतलब वर्तमान में जो इराक और कुवैत में है वहां पर हुआ था। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर भाग में विकसित हुई। जो सिंधु सभ्यता है ये कहाँ विकसित हुई? ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर भाग में विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? मेलुहा। क्वेश्चन नंबर 35। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अन्य शहरों के विपरीत, मतलब अन्य शहरों से को छोड़कर सिर्फ धोलावीरा को ही बांटा गया था और कई भागों में, और प्रत्येक भाग जो है विशाल पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। तो कितने भागों में बांटा गया था धोलावीरा को? धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। धोलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल था जहां शहर को 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर, निचले नगर में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। राखीगढ़ी कहाँ पर है? जो हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी, ये है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के जिंद जिले में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित राखीगढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। ये जो राखीगढ़ी है ये किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है और उसके किस जिले में? जिंद जिले में सरस्वती जो नदी है उसके तट पर राखीगढ़ी स्थित है और इसकी खोज हुई थी 1969 में। सूरज भान ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? सूरज भान ने। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। जो राखीगढ़ी है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। इस स्थल से मनकों को चिकना करने का घृष्ण पत्थर, हाथी दांत, 12 सिंगा के सींग, मनका बनाने की कार्यशाला आदि प्राप्त हुई हैं। क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है? यहाँ से जो मनका को चिकना करने का एक पत्थर होता है घृष्ण पत्थर वो मिला है, हाथी दांत, 12 सिंगा के सींग और मनका बनाने की जो कार्यशाला है वो सब यहाँ से राखीगढ़ी से मिला है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, जिंद जिले में, सरस्वती नदी के तट पर 1969 में खोज हुई। सूरज भान ने इसकी खोज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की
डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। जो डांसिंग गर्ल है, नृत्य करती हुई जो लड़की की एक प्रतिमा है, इसको किस चीज़ से बनाया गया था? तो इसको कांसा से बनाया गया था, कांसा। ये एसएससी जेई सिविल में पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की कांसे की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। इस लड़की का दाहिना हाथ उसके कूल्हे पर जबकि बायां हाथ लटकते हुए दर्शाया गया है। लड़की का जो दाहिना हाथ है वो उसके कूल्हे पर है और जबकि जो बायां हाथ है वो लटकता हुआ दिखाया गया है। दाहिना हाथ कहाँ पर है? कूल्हे पर है। ठीक है। इसके हाथ में संभवतः हड्डी से बनी चूड़ियां हैं और इसके हाथ में क्या है? हड्डी से बनी हुई चूड़ियां हैं। मूर्ति बनाने के लिए मध्यदिष्ट विधि का उपयोग किया गया था। जो नृत्य करती हुई लड़की है उसकी जो मूर्ति बनी है वो कांसे से बनी है और इस कांसे की मूर्ति को बनाने के लिए उसमें जो विधि प्रयोग हुई थी उस विधि को कहते हैं मध्यदिष्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? प्रवरा नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है दैमाबाद, वो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है प्रवरा, उसके तट पर स्थित है दैमाबाद। दैमाबाद जो जिस नदी पर स्थित है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। जो दैमाबाद है ये किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। यह स्थान बीपी बोपरदिकर द्वारा खोजा गया था। जो ये दैमाबाद है इसको किसने खोजा था? दैमाबाद को खोजा था बीपी बोपरदिकर द्वारा खोजा गया था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है? सबसे दक्षिणतम स्थल है दैमाबाद सिंधु सभ्यता का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा स्थित है? दैमाबाद। सौरतगुही कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। और ये कहाँ पर स्थित है? गंभीरी लाल। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? रोपण जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। रोपण आधुनिक रूपनगर सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपण कहाँ पर स्थित है? रोपण स्थित है पंजाब में और किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे की अंगूठियाँ, कांस्य सैल्यूट, टेराकोटा केक, मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाना और तांबे की कुल्हाड़ी प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शेष सभी विकल्पों में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मतलब जो जितने ऊपर हमें दिए गए हैं, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सब सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिर्फ रोपण है जो सतलुज नदी के तट पर स्थित है और पंजाब राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? निम्न में से कौन सा है जो राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में कालीबंगा राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। यह हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और सरस्वती का नाम दूसरा क्या है? घंघस। ठीक है, तट पर स्थित है और कितने वर्ष पहले? 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। बसा हुआ था। ठीक है। कालीबंगा में जुड़े हुए खेत, कालीबंगा में
जुते हुए खेत, जुड़े हुए नहीं सॉरी, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से हमें किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो संसार से प्राचीनतम है। दीवारें ईंटों से बनी थी और इन्हें मिट्टी के गारे से जोड़ा जाता था। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिले। कालीबंगा में भूकंप आने के भी प्रमाण हमें मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, सरस्वती नदी के किनारे और हनुमानगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र, जो सिंधु नदी है उसके पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया गया था? सिंधु के पूर्व क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BC में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया गया था? हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BC में पुराने फारसी शब्द हिंदू का उपयोग किया जाता था। सर्वप्रथम ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू नाम दिया। ईरानियों ने किसको नाम दिया था? हिंदू, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को ईरानियों ने हिंदू नाम दिया था। अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर है 44, भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या मिलता है? जो भरत जन है उनके नाम पर भारत का नाम रखा गया था, इंडिया का नाम भारत रखा गया था। ठीक है, अगला ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जन का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला भरत जन का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, जिसके नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हौत्र कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा जाता है। ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है, कौन से वो 2 मंडल हैं जो सबसे लास्ट में जोड़े जाते हैं? पहला और 10वां मंडल। और हैं कितने मंडल? 10 मंडल ही हैं। ठीक है, पहला और 10वां सबसे लास्ट में जोड़ते हैं और सूक्त हैं इसमें 1028। क्वेश्चन नंबर 45, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। किसकी जगह? कांसे की जगह। पहले किस चीज़ का प्रयोग होता था? कांसे का, और फिर उसके बाद लोहे का होने लगा। तो लोहा युग क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था, जो मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप था वहाँ पे औजार और हथियारों में मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, इसलिए इसको लोह युग कहते हैं। ये आपका सीरियल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहा इस्तेमाल होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है? 10 राज युद्ध का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में, और भरत जन का सबसे पहले प्रयोग भी हुआ ऋग्वेद में। ये भी आपका सीजीएल में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है। 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में 7वें मंडल में है। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि ये 10 राज युद्ध है ये ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। ये 10 राजाओं का युद्ध है वो 7वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के।
यह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं का जो युद्ध है, 10 राज युद्ध, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, उसके 7वें मंडल में, ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। इसमें भरतजन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। किस राजा ने 10 राजाओं के संघ को हराया था? राजा सुदास ने। क्वेश्चन नंबर 47, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र, तंत्र मंत्र का संग्रह है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में बुरी आत्माओं, बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह मिलता है। ठीक है, 4 वेदों में से अथर्ववेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र, तंत्र मंत्र का संग्रह है, अर्थात ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे और सूक्त थे उसमें 1028। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 731 और 6000 इसमें पद हैं। 731 इसमें मंत्र हैं और 6000 पद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 48, आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई थी जन। ये भी आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों आरोही क्रम में बढ़ते हुए। सामाजिक इकाई क्या थी? जन थी। ठीक है, तो कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, आर्यों की सामाजिक इकाई में से कौन सा नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन में से ये कौन सा नहीं है? तो कुल, ग्राम, विश्व, जन, इन सभी में से एक कोई नहीं दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए गए होंगे सही। 3 सही होंगे और 1 गलत। तो क्या है? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति, जन का शासक राजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन, व्यापार जैसे काम करता था? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से वो कौन सा वर्ण है जो मुख्य रूप से खेती करता था, पशुओं को पालता था, व्यापार करता था और मतलब ये सारे काम करता था? तो वो था वैश्य। वैश्य था। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन, व्यापार जैसे काम करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना शूद्र का काम था। जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे, इनकी सेवा करना किसका काम था? शूद्र का। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी और जो वैश्य था उसका क्या काम था? खेती करना, पशुओं को पालना और व्यापार करना, और इन तीनों की सेवा करना का काम था शूद्र का। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? बिपाशा किस नदी का नाम है? व्यास नदी का। व्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। ये आपका MTS 2023 का क्वेश्चन है। बिपाशा, व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। जो व्यास नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो व्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। यह कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? ये कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में है। जो व्यास नदी है इसका पुराना नाम है बिपाशा। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? ये कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। और व्यास कुंड जो है ये कहाँ पर है? ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है एक, उसमें स्थित रोहतांग दर्रे में है। व्यास कुंड कहाँ है? व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में एक रोहतांग दर्रा है, वहां पर है। यह नदी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। ये जो व्यास नदी है, बिपाशा नदी, ये कहाँ कहाँ बहती है? ये बहती है कहाँ कहाँ? ये बहती है कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। कुछ नदियों के प्राचीन।
क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? बिपाशा है व्यास नदी का। व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। यह कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में है। यह नदी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। कुछ नदियों के प्राचीन नाम। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है आशकनी, सतलुज का सतुद्री, रावी का परुशनी, झेलम का वितस्ता और गंडक का शदानीरा और गोमती का गोमल। और अभी हमने पढ़ा व्यास का बिपाशा। 51। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। वैदिक आर्य कहाँ पर रहते थे? सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में। सप्त सिंधु नामक एक क्षेत्र था, वहां पर रहते थे वैदिक आर्य, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम है झेलम नदी का। अभी हमने ऊपर पढ़ा था वितस्ता। परुशनी किसका है? बिपाशा तो उसका है व्यास नदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में हुआ? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा वितस्ता के रूप में झेलम नदी का। झेलम नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है। इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील है। जो झेलम नदी है, जिसका पुराना नाम वितस्ता है, इसका उद्गम स्थल क्या है? शेषनाग झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। और ये शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? संगीत से संबंधित है सामवेद। और जादू टोने से अथर्ववेद और ऋग्वेद जो है, इसमें ये प्राचीन वेद है सबसे। ठीक है, सामवेद से तात्पर्य यह कि वह ग्रंथ है जिसके मंत्र गाए जाते हैं और जो संगीतमयी हो। साम शब्द का अर्थ है गान, और सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की प्रस्तुति के समय गाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराना ऋग्वेद। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद की संख्या 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद को ऋषियों मुनियों द्वारा मौखिक रूप में वर्णित रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संकलन के रूप में जाना जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। यजुर्वेद को मंत्रों तथा वली विधि के लिए जाना जाता है। यजुर्वेद में क्या है? इसमें मंत्र है और वली जो विधि होती है, वली चढ़ाने वाली, उसके लिए इसको जाना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद और चिकित्सा का क्या मिलता है? उसमें पद्धति है। ठीक है, चिकित्सा पद्धति है और अथर्ववेद में। और सामवेद गाया जाता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है हमें? इसमें हमें मंत्र मिलते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में है तंत्र मंत्र, जादू टोना। क्वेश्चन नंबर 55। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद का। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त है। जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त है। इसमें एक विराट पुरुष की रचना हुई है और उसके अंगों का वर्णन हुआ। इसको वैदिक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? गृहस्थ। वैदिक ये चतुराश्रम है, जो चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो गृहस्थ। ये जीडी का क्वेश्चन है। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ,
संन्यास। छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, परंतु जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। गृहस्थ आश्रम। इस समय मनुष्य को अपने सामाजिक पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह चरण 25 वर्ष से शुरू होता है और 50 वर्ष की आयु तक रहता है। गृहस्थ व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां मनुष्य को अपने पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों दोनों का संतुलन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 57। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। किस संप्रदाय से था? वैदिक जो वेद ऋषि कपिल हैं, इनका संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? सांख्य से। भारत में पहली शताब्दी से पूर्व 6 प्रमुख आस्तिक एवं 3 प्रमुख नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका था। पहली शताब्दी से पहले 6 प्रमुख आस्तिक, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका था। आस्तिक मत को षड दर्शन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वो है कपिल मुनि। इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। इस दर्शन में प्रकृति को प्रथम तत्व माना गया है। योग के प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि, न्याय के महर्षि गौतम, वैशेषिक महर्षि कणाद और मीमांसा महर्षि जैमिनी, वेदांत के महर्षि वज्रायन। क्वेश्चन नंबर 58। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है? 10। ऋग्वेद प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? यह एक प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है, जिसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी रचना? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी, जिसमें 10 मंडल, 1028 श्लोक और लगभग 10,462 मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें क्या है? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, उन सभी का चारों का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, 10वें मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? निम्नलिखित में से वो कौन सा वेद है जो ऋग्वेद से संबंधित है? यजुर्वेद। उपवेद वेदों से संबंधित माने जाते हैं, ये 4 हैं: यजुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। अथर्ववेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। अथर्ववेद ऋग्वेद का उपवेद है, जिसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 60। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? व्यास और सतलुज। ऋग्वेद में जो ऋषि हैं विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियां, वो कौन सी हैं? वो नदियां हैं व्यास और सतलुज।